नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी के सारांश को जानेंगे। कहानी का प्रारंभ में करते हुए लेखक ने मानव जीवन की बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में समानता दिखाने का प्रयास किया है। यह अपने आप में सत्य भी है और कोई शक भी नहीं है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो बालक के समान हो जाती हैं। बूढ़ी काकी भी एक ऐसी ही पात्रा है कहानी की। बूढ़ी काकी को अब जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा शेष नहीं है। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और उसके जवान बेटे भी असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इस संसार में ऐसा अब कोई निकट संबंधी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। है तो केवल उसके दूर का भतीजा बुद्धिराम, जो कि बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वायदे करके उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लेता है। और संपत्ति नाम लिखवाने के बाद बुद्धिराम का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बदलने लगता है और कठोर हो जाता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा है। वह भी काकी के प्रति कठोर स्वभाव रखने वाली है, किंतु कहीं ना कहीं उसे मन में ईश्वर का भय भी है। इसलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय कहीं ना कहीं उसकी अंतर्मात्मा डर जाती है। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होता जा रहा है। यहाँ तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से उन्हें 100-150 रुपये प्रति माह की आमदनी हो रही है, वह भोजन के लिए भी तरसने लगी है। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती है। हाथ पैर से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती है और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार से चीखती चिल्लाती है। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उद्दंड हैं और वह भी उसे चिढ़ाने और परेशान करके खुश होते हैं। यहाँ तक कि वे दोनों बुढ़िया के ऊपर अपने मुंह का पानी भी उड़ेल देते हैं। लेकिन बुद्धिराम की एक बेटी भी है, लाडली, जो अपनी बूढ़ी काकी से बहुत प्रेम करती है। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी के कमरे में आ जाती है और जो कुछ भी खाने का उसके पास होता है वह मिल बांट कर बूढ़ी काकी के साथ खाती है। समय व्यतीत होता है और कुछ समय पश्चात ही बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई है, जिसमें भाग लेने के लिए काफ़ी रिश्तेदार मेहमान आए हुए हैं। सारे गांव में एक खुशी का माहौल है। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे थे। कहीं भाट प्रशंसा में यशगान गा रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी। वह दौड़ दौड़ कर इधर से उधर कार्य कर रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे। कहीं सब्जियां पक रही थी तो कहीं मिठाइयाँ बन रही थी। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे कोई भरपेट भोजन ही नहीं देता तो मिठाई और कचौड़ी भला कौन खिलाएगा। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी। और दिन होता तो वह रोज चीख कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन आज खुशी का समय है, शगुन का माहौल है, तो ऐसे समय में वो अपशगुन के भय से चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता जा रहा है और वह हलवाई के कढ़ाई के पास
उकड़ू जाकर बैठ जाती है। अचानक ही रूपा की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ती है तो वह आग बबूला हो जाती है और उसे खूब भला बुरा सुनाकर उसे अपनी कोठरी में जाने के लिए कहती है। बूढ़ी काकी अपमानित होकर रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में आ जाती है। समय बीत जाने पर भी कोई बूढ़ी काकी की सुध नहीं लेता, उसके खाने पीने की चिंता नहीं करता, तो काकी का मन बेचैन हो उठ जाता है। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं। सभी लोग खा पी चुके होंगे, लेकिन तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इसी बीच उसकी भूख भी जोर पकड़ने लगती है और वह हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ जाती है। लोग आश्चर्य से देख ही रहे थे कि बुद्धिराम की नज़र उस पर पड़ जाती है और उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम अपने दोनों हाथों में उठाकर कोठरी में लाकर पटक देता है और खूब भला बुरा कहता है। वह भूल गया है कि आज उसे वह जो सम्मान मिल रहा है इस समाज में, वह सब उस बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही है। रह रहकर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती है और सोचती है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। बिना खाए मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन दावत में लगा हुआ है। कभी उसे कचौड़ियाँ याद आती हैं तो कभी स्वादिष्ट रायता। लेकिन बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है। रात के 11 बज गए हैं। सभी मेहमान आराम कर रहे हैं। थकी हारी रूपा भी सो चुकी है, लेकिन लाडली अभी भी जाग रही है। वह उस समय की प्रतीक्षा कर रही है जब वह अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को खिलाएगी। रूपा को पता लगने के पर पिटाई का डर था, अतः वो अपनी माँ के सोने का इंतज़ार कर रही है। माँ को सोता देख लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर काकी के पास पहुँचती है। बेसब्री से इंतज़ार कर रही बूढ़िया एक ही झटके में सब खा जाती है, किंतु इससे उसकी भूख और बढ़ जाती है। वह लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने के लिए कहती है और वहाँ पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने लगती है। लेकिन इसके बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती, तो वह लाडली से जूठी पतलों के पास ले चलने को कहती है। इसी बीच लाडली की माँ रूपा की आंख खुलती है और लाडली को अपने आसपास ना देखकर वह उसे ढूंढने जाती है। वहाँ रूपा बूढ़ी काकी को पतलों की जूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर उठती है। उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा है। उसकी सोई आत्मा जाग जाती है। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अपितु उठकर साथ चलने को कहा। उसने मन में सोचा कि जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसके लिए क्या मैं उसे भरपेट भोजन भी नहीं दे सकती। ईश्वर से अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए रूपा उसे अपने कमरे में लेकर आती है और पकवान तथा मिठाई की थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंचती है। भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो जाता है। रूपा बड़े प्यार से उसे भोजन करने के लिए कहती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह हमारे अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है और इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से उत्पन्न है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से हमारे समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहाँ संतान व रिश्तेदार बूढ़े लोगों की जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा
करने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनको अपमानित और तिरस्कृत भी करने लगते हैं। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप इस कहानी में चित्रित किया है। यह मानवीय संवेदना और मानवीय करुणा से ओतप्रोत हमारी संवेदनाओं को हिलाने वाली, जगाने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है।